लोग रियल में बहुत ज़्यादा अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अंदर। ऐसी बात शेयर होती है जो हम कभी सोच नहीं सकते, वो सब बियॉन्ड होती है। कोई ऐसा पेशेंट जहां आपने रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखा हो जिससे आपको फील हुआ कि थेरेपी एक्चुअली लाइफ चेंजिंग है? यस, बहुत सारे। जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी रिसेंट है इसलिए मैं वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उसने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ था और बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। और एक मोमेंट या इंसिडेंट याद है जहां आपने डिसाइड किया कि आपकी साइकोथेरेपी फील्ड में ही जाना है? ये कंप्लीट हुआ सीए, फिर लगा कि नहीं, ये जो फिगर्स है उसके साथ हम मैच नहीं हो पा रहे हैं। सो ये सोच के साइकोलॉजी ऐसे ही देखना स्टार्ट किया। फिर जब ऊपर से पढ़ा तो लगा नहीं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और यस, मैं इसी के लिए बनी हूँ। सो थोड़ा सा आप अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में बता पाएँ, व्हाट इज़ इट? 2 तरीके से हम लोग ये करते हैं। PLR में एक होता है, जैसे हमने टीवी पे देखा है या कहीं पे सुना है, और वो सब बातें ऐसी है कि आप अपना इस जन्म नहीं, पिछले जन्म का आप जान सकते हो, राइट? एक, और दूसरा हम लोग जो कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी इसी लाइफ का जो हमारा पास्ट है, जिसमें कोई ऐसा ट्रॉमा है, जिसमें कोई ऐसी बात है जिसके कारण अभी हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। आपका पहला केस याद है जहां आपको लगा ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंटर्नशिप कर रही थी मैं जब मेरा कंप्लीट हुआ, और इंटर्नशिप के बाद जैसे मैम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि हम इस तरह से काउंसलिंग करते हैं, ऐसे कहना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये सारा जब हम सीखते थे, फिर एक दिन वो नहीं थे और Thank you, Bijal, for coming to our podcast. You are such a lovely guest, and I must tell you, you have a very magnetic personality. थैंक यू सो So मच। we are honored to have you in our Business and Beyond podcast as a guest, and we would love to have some good conversation regarding the psychology of people and a past life regression, especially from you. So we welcome you. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप जो टॉपिक लेके आए हैं वो भी बहुत यूनिक है, और सही में ऐसा है कि अभी हमें उस टॉपिक पे देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस तो सब जगह पे किसी भी टॉपिक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आज के अभी के टाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है। Thank you. And I would like to ask you first if you can give some introduction about yourself. आपने कितने साल का आपका करियर रहा है, क्या क्या आपने किया है, and what specialization you are doing right now? ओके, सो एज यू नो, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, राइट? साइकोलॉजी के इस फील्ड में मैं 11 साल से हूँ। जब मैं इस फील्ड में आई तब ऐसा था कि साइकोलॉजी, यानी वही लोग साइकोलॉजी करते थे जो साइंस और कॉमर्स में नहीं जा पा रहे हैं। आर्ट्स में जाना है और साइकोलॉजी पढ़ना है, सिर्फ BA किया या MA किया, ऐसा कुछ करके छोड़ दिया। पर जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा, मैंने जब वो देखा तो मुझे लगा कि ओ, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और किसी भी व्यक्ति को अगर आपको चेंज करना है, उसको हेल्प करना है, तो सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी ज़रूरी है। और अब ऐसा है कि किसी भी फील्ड में आप देख लो, साइकोलॉजी हर एक फील्ड में फंडामेंटली आपको जानना ज़रूरी होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए और किसी भी चीज़ के लिए, राइट? 11 साल से इस फील्ड में होने के साथ साथ, यानी साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ, फिर जैसे हमने पहले बात किया कि मैं अल्टरनेट थेरापीज़ भी जानना चाहती थी, इसलिए मैंने हिप्नोथेरेपी भी किया है। सो आई एम अ हिप्नोथेरेपिस्ट, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हम करवाते हैं। मेडिटेशन यानी माइंडफुलनेस के वर्कशॉप्स भी मैं लेती हूँ। यानी हर तरीके से जहाँ पे मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है, वो सब जगह पे हम लोग वर्क करते हैं। अवेयरनेस के साथ साथ 1-to-1 सेशंस भी चलते हैं, ग्रुप सेशंस भी चलते हैं। मेरा खुद सेंटर है और मैं वुमेंस हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्टेड हूँ, जहाँ पे हम लोग सारी वुमेंस हेल्थ में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। सो येस, ओवरऑल इस फील्ड में जितने साल से मैं हूँ और जितना एक्सपीरियंस मुझे है, उस हिसाब से अभी आप देखें तो सिनारियो ये है कि ये फील्ड सबसे ज़्यादा इमर्जिंग है, राइट? सो येस। ओके, सो फर्स्ट मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ बिजल, कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं ना, हम एक पावर आ जाता है, वी फील सुपीरियर व्हेन वी सिट इन द कार। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? देखिए, कार, जैसे हम कार में बैठे, एक वो जगह है जो पूरा बंद है, राइट? उस जगह पे हम लोग अपने आप को पावरफुल इसलिए भी फील करते हैं, ये मेरी गाड़ी है, यानी आई एम दी ओनर। और दूसरा, यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है। आप जब कार में हैं, सब
अगर शीशे बंद है, आपको कोई नहीं दिख रहा है, पूरी गाड़ी में आप अकेले हैं, यानी आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कोई जज भी नहीं कर रहा है, और ये मैं ऑन करता हूँ, ये मेरी है, यानी इसके ऊपर मेरा पावर है। कहीं और जगह हम वो पावर दिखा नहीं सकते, वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि जब आप ड्राइव करते हैं, यू फील कि हाँ, यहाँ पे मैं ही इम्पॉर्टेंट हूँ और मैं ही डिसाइड करता हूँ कि किस तरफ जाना है। रोड भी आप ही डिसाइड करते हो, जिस तरफ जाना है वो भी आप डिसाइड कर रहे हो, यानी यू फील रियली वेरी पावरफुल। कौन से साइड से लेना है, कौन सा रूट लेना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, कहाँ से जाना है, ये सारी चीज़ें आपको सुपीरियर फील करवाती है, वो एक आपको पावर देती है, इसलिए आप उस बंद जगह पे अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हो। और क्या रीज़न ये है कि रोड रेज में एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा टीनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं? आपने देखा अंडर एज टीनेजर्स आर मेनली इन्वॉल्व इनटू रोड एक्सीडेंट्स, उसका क्या रीज़न है? यस है, क्योंकि देखिए वो एक एज है, टीन एज, यानी वो एज पे आप आइडेंटिटी क्राइसिस से पास हो रहे हो, आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है। अब जब आप घर पे हो, टीनेजर कोई भी अगर घर पे होता है या कॉलेज में होता है या स्कूल में होता है, तो आप उसको देखना, वहाँ पे उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई है, कंट्रोल इज अ वेरी फंडामेंटल साइकोलॉजी, ओके, राइट। सो जहाँ पे आपको कंट्रोल करने वाले सब है, पर जब वही टीनेजर कार में बैठता है, अपनी कार में या अपनी बाइक पे है, तो वो कंट्रोल उसके पास है। ओके, जब आप किसी से कंट्रोल हो रहे हो और इस जगह पे आप कंट्रोल कर रहे हो, तो आप वहां पे अपना सारा पावर दिखाना चाहोगे, राइट। एक्सीडेंट या फिर रोड रेज जो भी होता है, जो टीनेजर सबसे ज्यादा करते हैं, उसके रीजन में ये पावर भी है। ओके, उनको फील होता है यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा कंट्रोल है हर चीज पे। वो कंट्रोल जब चैलेंज होता है, यानी किसी ने ओवरटेक कर लिया या फिर कहीं पे लग गई, अपनी कार को किसी ने टच किया या अपनी बाइक को किसी ने लगा दिया, तो लगता है यार ये मेरी चीज, मेरे कंट्रोल में जो है, उसको आप चैलेंज कर रहे हो, तो फिर वहां पे वो उनका अलग ही रूप आपको वहां पे दिखने को मिलता है। और इसलिए वो कंट्रोल को, वो पावर को वो उस तरह से हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए सबसे ज्यादा हम ऐसा बोलते हैं कि टीनेजर्स इस बात में ज्यादा एक्सीडेंट्स में या रोड रेज में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, सो टीनेजर्स ज़्यादातर एक्सीडेंट्स और रोड रेज में दिखते हैं एंड दे कॉज द एक्सीडेंट थ्रू देयर व्हीकल। बट जहाँ पे एडल्ट्स की बात आती है ना, बहुत सारे ऐसे केसेस इंडिया में रजिस्टर्ड है जहाँ पे मर्डर्स हो चुके हैं। दे डोंट डू दिस विद देयर व्हीकल्स, बट दे इंटेंशनली कम आउट, शूट पीपल और स्टैब पीपल। अभी एक रिसेंटली यस्टरडे आई सो एन इंसिडेंट, आई डोंट नो इन विच एरिया, बट मैंने एक न्यूज़ में देखा, एक ड्राइवर ने जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्किंग इश्यू एक इंसान का गला काट दिया। पूरा उसका गला बॉडी से अलग होके गिरा, मतलब इतना ज्यादा अग्रेशन रिगार्डिंग द पार्किंग इश्यू ओनली। ये कहाँ से आता है? नहीं, आपने जो ये कहा, मैंने आज सुबह ये न्यूज़पेपर में पढ़ा। ओके, यू आर अवेयर अबाउट इट? यस्टरडे या उसके पहले दिन ही हुआ है ये। एक्चुअली ये क्या है ना कि उसने इस वजह से उसका गला नहीं काटा कि उसने पार्किंग का प्रॉब्लम किया या उसकी वजह से उसका झगड़ा हुआ। एक्चुअली ये क्या होता है, ये इतने टाइम से सप्रेस हुआ उसका फ्रस्ट्रेशन है। ओके, ये लास्ट स्ट्रॉ है जो हम नहीं कहते ब्लास्ट हुआ है, राइट। यानी वो प्रेशर बढ़ते 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 यहाँ पे वो विसल हो गया। ओके, और ये विसल इस तरह से हुआ कि उसने उसका गला काट दिया, यानी बहुत टाइम से कुछ ना कुछ उसके साथ चल रहा है। वो पहले से ही प्रेशर में है, वो फ्रस्ट्रेट है ही, पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड होके बैठा है। पर जैसे हम कहते हैं ना कि ऊंट के ऊपर आप कितना भी वजन रख रहे हो, फिर कभी ऐसा हुआ कि एक तिनका गिरा और वो टूट गया ऊंट, राइट। तिनके का प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम वो नीचे इतना सारा आपने रखा हुआ है, प्रॉब्लम उसका है। पर हम बोलते हैं तिनके से ऊंट गिर गया। तो ये एक तिनका था, जो तिनका लगा और वो बिखर गया। ओके, तो ये सिर्फ इस इंसिडेंट्स में नहीं, कहीं पे भी रोड पे जो भी होता है, वो आपका पुअर इम्पल्स कंट्रोल दिखाता है। ओके, क्योंकि वो आपके कंट्रोल के बाहर हो गया है अब, और आपने वहां पे ब्लास्ट कर दिया है। सो ये जिसने ये किया, आफ्टर
दिस इंसिडेंट्स उसको खुद को बहुत रिग्रेट हुआ होगा कि ये ऐसी बात ही नहीं थी कि गला काटते, वो ऐसी बात ही नहीं है। और इतना प्रेशर उसने दिया होगा कि उसका बॉडी के 2 पार्ट हो गए, यू नो, द Exactly. हेड इज लाइंग ऑन द अदर साइड एंड द बॉडी इज लाइंग, मतलब व्हाट काइंड ऑफ रेज, आई कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ अ रेज दैट मैन Exactly. मस्ट बी गोइंग थ्रू। एग्जैक्टली। सो और दूसरे भी बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं, स्टेबिंग किया है लोगों ने पार्किंग में, यू नो, एक दूसरे की जान ले ली है। वहां पे वो हम देखते हैं ना कि जहाँ पे एडल्ट्स का बिहेवियर आता है वो स्पेसिफिकली क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आता है, जहाँ पे नेबर्स से इश्यू चल रहे हैं, जहाँ पे पार्किंग के इश्यूज चल रहे हैं, वहां पे रोड रेज ज्यादा एडल्ट्स में नहीं दिखता, वो टीनेजर्स में दिखता है। सो व्हाई दिस क्लोज्ड एंटिटी पीपल लाइक, यू नो, नेबर हो गया, यहाँ पे मर्डर्स हो जाते हैं पार्किंग के लिए? ये अगेन ये ना उसी दिन के लिए हुआ है ऐसा नहीं है, ये पहले से हो रहा है, यानी वो बिल्ड किया हुआ है बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने। जब हम नेबर के साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है या फिर वो क्लोज एरिया में, क्योंकि अगेन पार्किंग अभी ऐसा रहता है ना कि अलॉटेड पार्किंग होते हैं, ये पार्किंग मेरा है। यस। अगेन वो एक आपका वो सेंस है कि ये मेरी जगह है, ये मैं ऑन करता हूँ और आप कैसे इसमें आ सकते हो। और इस वजह से पहले थोड़ी सी नोकझोंक चलती रहती है, पर जब ये बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स हुआ है तब वो फूट जाता है। उसने इतने टाइम तक वो सप्रेस करके रखा हुआ है, और जब वो सप्रेस करते हैं, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि लेट गो कर दो, तो उसने वहां पे पार्क कर दिया, आज मैंने लेट गो कर दिया। वो मैंने लेट गो नहीं किया होता है, मैंने वो सप्रेस किया है। अगर मैंने वो लेट गो कर दिया तो मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है, फिर दूसरी बार उसने किया तब लगता है हाँ वो कल भी किया था, तब याद आता है। पर मैंने लेट गो नहीं किया, अगर मैंने सप्रेस किया है तो मैं उस चीज के साथ बहुत टाइम तक रही हूँ, यानी मैंने सोचा है वो हमेशा करते हैं, क्यों करते हैं, मेरी जगह है, क्यों इसने डाला है, दूसरी बार करने दे। फिर एक थॉट आता है कि अगर जब दूसरी बार करने दो तब दिखा देंगे, तब दिखा देंगे, और दिखा देंगे फिर उसमें अलग अलग आता है। एक बार होता है सुनाई देंगे, फिर लगता है आज तो थप्पड़ ही मारेंगे, फिर लगता है डैमेज करते हैं उसकी कार को। यानी ये अलग 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 छोटे से लेके बड़े तक होता जाता है। पर ये क्या अभी मेरे सिर्फ कॉग्निशन में चल रहा है, ये मैं सिर्फ बना रहा हूँ या बना रही हूँ। फिर जब एक दिन ऐसा आता है कि हाँ ये पूरा विसल चलने ही वाला है, पूरा प्रेशर बिल्ड हो गया है, तब ये बहुत ज्यादा तरीके से बाहर निकलता है। फिर वो सिर्फ एक सुना देता हूँ या फिर बता देते हैं, ऐसा नहीं रहता, सिर्फ कार को डैमेज करते हैं ऐसा नहीं रहता, फिर हम सामने वाले को पूरा हार्म कर देते हैं। क्या हम व्हीकल्स को एक ओनरशिप के अलावा एक स्टेटस सिंबल से भी जोड़ रहे हैं आज शायद, कि ये मेरा स्टेटस सिंबल है बिकॉज आई ओन दिस व्हीकल और पर्टिकुलर काइंड ऑफ कार? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि ह्यूमन इंटरेक्शन में, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन में, पीपल आर स्टिल सोबर। अगर कोई यू नो फ्रिक्शन हो भी गया ना, बट व्हीकल टू व्हीकल फ्रिक्शंस जब होते हैं ना, वहां पे दे आर वेरी अग्रेसिव बिकॉज दे फील द व्हीकल इज नॉट डैमेज, द रेपुटेशन इज डैमेज्ड। सो ये कैसी साइकोलॉजी हमने डेवलप की है? देखिए, हमारी अगर खुद की कोई भी चीज़ है, एक इंसिडेंस मैं बता रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के साथ हम जा रहे थे, वो ड्राइव कर रही थी, मैं बाजू में बैठी थी। फिर उसने ना ऐसे वो 4 रास्ते पे ऐसे निकाल दिया। मैंने बोला अरे वो कार निकल रही थी, शायद उसको ज़्यादा इमरजेंसी होगी क्योंकि वो बहुत स्पीड से आ रही थी। वो छोटी कार थी, उसको रुकना ही था, अपनी कार बड़ी है। Yes, that's राइट? what I'm सो ये सिंबल आप जैसे बोल रहे हैं ना, स्टेटस सिंबल है ये चीज़ें, कि मेरी कार बड़ी है तो उसको रुकना ही था, वो रिक्शा है उसको रुकना ही था, क्योंकि हम उस जगह पे बैठे हैं जो एक्सपेंसिव है, जो बहुत अच्छी है, Exactly. जो सब देखते हैं स्टेटस सिंबल की तरह, तो हमारे पास वो है तो हम थोड़े ज्यादा उनसे ऊपर हैं। ये चीजें दिमाग में चलती हैं सबके। और यस, इसी वजह से भी जब वो कार को डैमेज होता है तो लगता है हाँ मेरी रेपुटेशन को डैमेज हो गया, क्योंकि मैंने तुरंत ही कनेक्ट किया है उससे। जैसे अभी हम देखते हैं कभी मेरे पास एक लड़का आता था, काउंसलिंग के लिए आते थे, वो एग्जाम में उसको ठीक नहीं लग रहा था, तो एक दिन मुझे बोल रहा है आप मम्मी को बुला लो एक बार। तो मैंने बोला क्या हो गया क्या? मम्मी से तो बात करती हूँ मैं हमेशा। नहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलना है, आप अंदर बुलाओ मम्मी को। तो मैंने बोला ठीक है, पहले मुझसे बात करो। तो बोले देखो कल हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, मम्मी को आना था, मम्मी कैब से आ गए। तो बोला हाँ उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? what's the issue? नहीं, हमारे पास BMW है, मैंने डैड से बोला था कि आप वो छोड़ के जाना, क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मम्मा को वही लेके आना है। फिर मेरे सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, हम जब निकले तो सब बोल रहे हैं अच्छा आप कैब में जाओगे, ये कैसे चल सकता है, आप मम्मा को बुलाओ और बोलो।
आप सोचो, ये वो 5th स्टैंडर्ड में है वो बच्चा, जिसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ये चीज हुई है। एग्जैक्टली यानी बच्चों से हम कर रहे हैं इसलिए वो भी सीख रहे हैं, यानी उनको भी ऐसा लगता है कि कार वो स्टेटस सिंबल है। सो एज अ सोसाइटी डू यू फील वी आर फेलिंग हियर? या फेल हो रहे हैं? डेफिनेटली, हाँ हो रहे हैं, क्योंकि हम खुद जिस तरह से सोच रहे हैं वही हम अपने पीछे छोड़ रहे हैं। बच्चे वही सीख रहे हैं और बाद में वही सोसाइटी बनने वाले हैं, हमारी जगह पे वही आने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी उनको देखे रखा है। आप सोचो, जब हम छोटे थे तो हमारे साथ ऐसा नहीं था, एग्जैक्टली फिर भी हम अभी ये सोचते हैं। तो जब हमने उनको तो दिया हुआ है ये सारी चीजें, तो वो क्या करेंगे? यानी तब वो सोसाइटी होगी, तब वो जब बड़े होंगे तो क्या सिनारियो होगा। तो डेफिनेटली हम फेल हैं इसमें। ये चेंज इन द सोसाइटी एंड द पीपल्स माइंडसेट कहाँ से आया है? बिकॉज ये एक माइंडसेट में बहुत ही ज्यादा पुअर माइंडसेट अभी हमारी सोसाइटी का देख रही हूँ कि आपका स्टेटस जज होता है कौन सी कार है आपके पास या कितने नंबर्स ऑफ व्हीकल्स है आपके पास। एक तरफ हम रोड रेज, ट्रैफिक इश्यूज, पार्किंग इश्यूज जैसी समस्याओं से डील कर रहे, दूसरी तरफ हम नंबर ऑफ व्हीकल्स को अपना स्टेटस सिंबल बना रहे। सो वही इंसान इश्यूज से भी डील कर रहा है और इश्यूज के कॉज को बढ़ाता जा रहा है। सो एज अ सोसाइटी हमने पूरा एक थॉट प्रोसेस को इम्पोर्टेंस देने के बजाय मटीरियलिस्टिक चीजों को, जहाँ पे ऑटोमोबाइल बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है अभी, उसको हम क्यों महत्व देना शुरू कर रहे हैं अभी, और या फिर कर दिया है ऑलरेडी? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हम देख सकते हैं। एक, अवेयरनेस, क्योंकि पहले सब कुछ उतना एक्सेसिबल नहीं था, अब है। सेकंड, हमारे में अवेयरनेस है हर एक चीज की, कि हाँ, पहले हमें BMW पता ही नहीं था, अब पता है। एग्जैक्टली राइट? पहले ऐसा कहते थे ना, अभी जैसे छोटे गांव में जाओगे ना तो भी बोलेंगे 4 बंगड़ी वाली गाड़ी। पहले नहीं पता था, राइट? पहले नहीं पता था, तो अब वो बोल रहे हैं कि हाँ, मेरे पास हमारी पास है 4 बंगड़ी वाली, यू नो। सो जितनी अवेयरनेस आती है उतना हमें लालच भी होता है कि हमारे पास होना चाहिए। फिर कंपैरिजन, थ्रू सोशल मीडिया हम इतने अवेयर हो गए हैं कि सिर्फ हमारे आसपास, हमारे रिलेटिव्स, हमारे एरिया में जो हो रहा है वो नहीं, हमें सब जगह का पता होता है। ट्रू, राइट? क्योंकि हमारे पास सब जगह का फुटेज है, हम सब कुछ देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन। हाँ, यस। तो जब हम वो देखते हैं तो वो कंपैरिजन ऑटोमेटिक होता है, और जब कंपैरिजन है तो हमें लगता है हाँ, मुझे भी चाहिए। राइट? इसीलिए भी हम उसको ज्यादा बड़ा होके दिखाते हैं। प्लस जो सोशल मीडिया में हमको जो दिखाया जाता है, ऐसा कहे कि हमारे ऊपर जो थोपा जाता है, हम उसको बार बार रिपीटेशन की तरह जब वो देखते हैं तो हम उसको सच मानते हैं। एग्जैक्टली कोई भी चीज आपको अगर रिपीटेडली दिखाई जाती है तो आप उसको सच मान लेते हैं। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट जो आती है, कि आप देखो किसी भी कार की एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें वो दिखाएंगे कि हाँ, आपका स्टेटस बढ़ रहा है जब आप ये कार लेते हो। कार के साथ वो खुद ही पहले से ही स्टेटस जोड़ के आपको दिखाते हैं एडवर्टाइज। एग्जैक्टली जब मैंने रिपीटेडली वो एडवर्टाइज देखी है तो मुझे पता है कि हाँ, मुझे भी ये चाहिए, क्योंकि मुझे भी वही स्टेटस चाहिए। राइट? यानी धीरे 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 हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज किया जा रहा है, और हम कर रहे हैं, हो रहा है। और इसी वजह से कंपैरिजन कर आप बात कर लो, या फिर जो हमें दिखाया जाता है उसको हम एडप्ट कर रहे हैं जल्दी जल्दी, वो कह लो। फिर ज्यादा होना, अपने पास ज्यादा होना भी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हमें एक्सेप्टेंस मिलेगा। तो इसकी वजह से भी, ये सारी चीज़ों की वजह से हम अपनी थॉट प्रोसेस पूरी चेंज कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये जो आप बोल रहे हैं कि स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है हर एक चीज़ें। यानी अगर हम सिविक सेंस की बात करें या फिर किसी भी सेंस की बात करें, उससे ज़्यादा हमारे पास क्या है वो हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। गवर्नमेंट और आम आदमी के बीच में एक पूरा चैनल होता है, कंसल्टेंट्स का, एक्सपर्ट्स का, अर्बन प्लानर्स का, आर्किटेक्ट्स का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स का, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को शेप अप करते हैं। हम उन्हीं एक्सपर्ट्स को आपके सामने ला रहे सीधा बात करने के लिए हमारे द बिजनेस एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट के थ्रू। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये इंडिया का सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉडकास्ट है। आप भी अगर इस इंडस्ट्री की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं और इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने कॉजेज़ की बात कर ली बिजल की, दिस आर द कॉजेज़ की जिसकी वजह से मटीरियलिस्टिक स्टेटस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, थॉट प्रोसेसेस को, और हमारे IQ को कम इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ये कॉजेज़ है और ये हो रहा है। इसके लॉन्ग टर्म आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन में लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं? व्हाट यू आर फोरसीइंग एज अ साइकोलॉजिस्ट कि इसके क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं?
देखिए, जैसे हमने बात किया कि क्योंकि हम जब छोटे थे तब हमने ये सारा कुछ देखा ही नहीं था। फिर भी हमने जो कल का इंसिडेंस देखा कि उसने उस तरह से गला काटा है कि वो पूरा अलग हो गया, अलग हो गया। राइट? तो जब पहले से ही हम बच्चे ये सब देख रहे हैं, ये सब सीख रहे हैं, हम उन्हें यही दे रहे हैं, तो हम वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो क्या सिनेरियो होगा, ओके। राइट? देखिए, उनको खुद से वो लोग खुद अपनी ही प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं कि वहाँ से कैसे निकले। पूरा पूरा कुछ अलग ही है, हम अलग सिखाते हैं बच्चों को, वो देखते कुछ अलग है। पीयर्स जो होते हैं वो उनको अलग फ़ोर्स करते हैं, ट्रू। राइट? इन सारी चीज़ों में उनको पूरे वो क्लूलेस होते हैं। मेरे पास जितने आते हैं ना, मैं उनको देखती हूँ क्लूलेस ही होते हैं। फिर जो जहाँ से जो सिखाता है, अच्छा लगता है, वो सीख लेते हैं। अब जब ये उनको पता ही नहीं है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, सिर्फ़ ये पता है मुझे अच्छा लगता है, तो हम सोसाइटी वैसी ही बना रहे हैं जिसमें ऐसे लोग हैं जिनको लगता है मुझे अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा हूँ, तो ठीक है। एक्सेप्ट नहीं रहा हूँ, तो भी ठीक है। उनको आजकल ऐसा भी है, Exactly. नहीं एक्सेप्ट, हाँ, आप मत करो एक्सेप्ट, हम तो ऐसे ही हैं, राइट? यानी हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे एक-दूसरे का जो कनेक्शन है वो बहुत वीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। इतना वीक कि फिर जब हमें ज़रूरत है तब कोई नहीं है, और जब किसी को ज़रूरत है हमें पड़ी नहीं है कि हम जाएँ, राइट? यानी जो जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, तो सही में हमें लगता है वो सिचुएशन ऐसी होगी कि हम देख नहीं पाएँगे। और वो लोग सही में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं आगे जाके, यानी जो सोसाइटी होने वाली है वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगी। ट्रू। और वो सेल्फ सेंटर्ड सोसाइटी के साथ जब हमें अगर तब हम बहुत बड़े हो चुके हैं, फिर भी हमें जब डील करनी है तो हमें डर लगता है। अब आप अभी आप Exactly. सोचोगे ना तो भी आपको डर लगेगा किस तरह से करेंगे। यस, क्योंकि मैं अभी भी देख रही हूँ ना, जैसे यंग जनरेशन को के साथ मैं अभी काम कर रही हूँ। एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनको को एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हैं ऑन द नेगेटिव साइड। देयर आर मेनी पॉजिटिव साइड्स ऑफ दोज किड्स आल्सो, बट को एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हैं, लोनलीनेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। Now they are not understanding that being comfortable with yourself is a different thing, being lonely is a different thing, right? So ये loneliness और being comfortable with yourself, मैं आपसे जानना चाहूँगी what is the difference between two, so people can understand कि जिसको आप being comfortable with my own self बोल रहे हो ना, that is actually the loneliness, that is not actually giving you a power, that is making you powerless. एग्जैक्टली देखिए, ये बहुत बहुत थिन लाइन है इसके बीच में, यानी आप कब वहाँ से यहाँ आ जाते हो आपको वो पता नहीं चलता है, राइट? सो जब आप अपने आप को अपनी सेल्फ के साथ कंफर्टेबल फील करते हो, यानी अगर कोई भी नहीं है, इट्स फाइन, आई एम गुड। और ये टाइम जब कोई नहीं है मेरे साथ, तो ये टाइम मी टाइम है, मैं वो सब कर सकती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। एक दूसरा, ये मेरा प्रोडक्टिव टाइम हो सकता है, यानी जब सबके साथ हैं तब जो नहीं कर सकते वो अभी मैं कर सकती हूँ, राइट? और जब आपको ये बॉदर करने लगे कि व्हाई आई एम लोनली, अकेली क्यों हूँ, मुझे कोई चाहिए, यानी आप किसी को फ़ोन कर रहे हो कि आ जाओ, या फिर बिंज वॉच कर रहे हो, या फिर कंटिन्यूअस फ़ोन देख रहे हो, यानी कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। फिर आप सोचते हो अच्छा मूवी देख लेते हैं। एक मूवी दिखाई और मैंने जैसे बोला बिंज वॉच, यानी 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, ये लोनलीनेस है। ओके। क्योंकि आप टाइम को किल करने के लिए ये कर रहे हैं। जब आप अपने जो जिसे हम बोलते हैं एकांत, उसको जब आप एन्जॉय करते हो, आपको वो चाहिए होता है जिस टाइम पर, तब आपको बिंज वॉचिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तब आप 1 एपिसोड देख के आपको लगता है कि हाँ, अब मुझे दूसरे काम भी हैं। प्रोडक्टिव होते हो आप। वो टाइम प्रोडक्टिव टाइम होता है। अगर आप वो लीजर टाइम की तरह भी यूज़ करते हो तो आपको उसमें मज़ा आता है। यानी येस आई एम अलोन, मुझे सिर्फ़ कॉफ़ी के साथ बैठना है और मुझे एक बुक रीड करनी है। जस्ट मैं गैलरी में बैठी हूँ, मुझे सब देखना है, कुछ नहीं करना है, पर आप वो एन्जॉय कर रहे हो। आपको तब ऐसा नहीं लगता कि हाँ, कोई नहीं है तो मैं कर लूँ। तो ये डिफ़रेंस होता है उन दोनों चीज़ों में। यानी जब आप आपके साथ कंफर्टेबल हो, वो माइंडफुलनेस के साथ आप कर रहे हो जो भी चीज़ कर रहे हो, आप माइंडफुल हो। जब आप लोनली हो तब आप क्रेविंग करते हो हर एक चीज़ की, आपको नहीं मिलता, तब गुजराती में हम लोग कहते हैं कि तमाचो मारीने गाल लाल राखो। इट मीन्स कोई नहीं है, नहीं, ये मी टाइम है। आप तब ये करते हो। Okay, Bijal, so you very well explained that what loneliness is about and what being comfortable with your own self is all about. Now, can you tell to the viewers that if they want to self-check
like, am I lonely or am I very comfortable with myself? How they can check? What are the parameters, or what are the signs and signals which they can observe in their own self? Because you said that you're being comfortable or productive. That is one part. Is there any other thing apart from that where we can check that are we lonely or we are very happy with our own self? यस, लुक, जैसे बात किया हमने कि वो थिन लाइन है, इसलिए जब आप चेक भी करते हो तब आपको वो बहुत कॉन्शियसली चेक करना है। एक, जैसे उस टाइम पे हम प्रोडक्टिव करते हैं, एक बात हुई। दूसरा, जब हम अकेले हैं तब हमें बहुत ज़्यादा अगर क्रेविंग होती है, आइदर खाने की, आइदर सोने की, आइदर किसी और की, किसी भी चीज़ की, यानी बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, तो ये लोनलीनेस है। इसमें हम कंफर्टेबल नहीं है। ये मी टाइम, अपना एकांत नहीं है। ये सही में हम बहुत अकेले हैं। दूसरा, जब सही में ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाए, यानी हम दूसरे को रिजेक्ट करना स्टार्ट करें कि अब बात ही नहीं करनी है, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी तब वो नहीं थे, तो अब मैं बात नहीं करूँगी इनसे जब हमने कॉल किया, या अब मुझे अकेले रहना ही पसंद है। फेस्टिवल में जाना नहीं जाना है, मैरिज में जाना नहीं जाना है, फंक्शन है नहीं जाना है। तो जब हम हर एक चीज़ से कट ऑफ होना स्टार्ट होते हैं, तब हम पहले ये कहते हैं कि मुझे अकेला रहना पसंद है इसलिए। नो, ये नहीं होता। जब आप सब जगह से कट होना स्टार्ट होते हो तो आप बहुत अकेले हो, और वो अकेलापन है, वो एकांत नहीं है। ये आप मेक श्योर करो, क्योंकि जब आप अपने एकांत को जब आप एंजॉय कर रहे हो, आप कंफर्टेबल हो, तब आप कहीं और आपको जाना है, किसी और के साथ बात करनी है, तब भी आप कंफर्टेबल ही हो। जब आप बहुत ज़्यादा सबसे अपने आप को कट करने लगते हो, तब आप बहुत ज़्यादा लोनली हो, और आपको सही में बहुत अपने ऊपर, वो चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे मैं बोल रही हूँ, विदाउट प्रोडक्टिव थिंग्स आप कुछ भी कर रहे हो, रैंडमली आप कुछ कर रहे हो, प्लान कुछ हो ही नहीं रहा है, तब वो सही नहीं है। कोरोना के बाद हमने स्पेशली देखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा लोगों में आइसोलेशन बढ़ गया है, राइट? कोरोना के बाद मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे भी ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही है। शायद कोरोना से पहले हमने इतने केसेस नहीं देखे थे जहाँ पे लोग मेंटली अपसेट फील करते थे। सुसाइड केसेस इवन कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। सुसाइड बच्चों में भी हो गए, जो हमने कभी शायद देखा नहीं था इससे पहले। उसके क्या रीजंस है एज अ साइकोलॉजिस्ट, आपको लगता है? व्हाट आर द रीजंस for all this mental upsetness? यस, देखो, एक तो कोरोना ऐसी चीज़ थी जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो हमने देखा। जो हमें कभी ऐसा था ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, वो हुआ। फिर कोरोना ऐसी बीमारी आई जो एक दूसरे के साथ रहने से फैलती है। ये अवेयरनेस में ये आया, इसलिए सबको आप डिस्टेंस बना के रखो। यानी इतना ज़्यादा वो चला कि हमारे दिमाग में आ गया कि हमें कहीं से भी डिस्टेंस बनाना है तो वो सेफ है हमारे लिए। पर वो डिस्टेंस बनाने के चक्कर में हम अकेले हो गए, आइसोलेशन में चले गए। ड्यूरिंग कोरोना आइसोलेशन अच्छा था, क्योंकि अगर मुझे कोरोना है तो मुझे आइसोलेट ही रहना है, मैं किसी और के साथ बात नहीं कर सकती। पर आफ्टर कोरोना भी वो आइसोलेशन की हमें आदत हो गई, पर बहुत लंबे टाइम तक हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। फिर वो बॉदर करने लगा। पहले ठीक था, फिर वो बॉदर हुआ, और फिर एक वो डिजीज हो गया। जैसे आप बोल रहे हो कि कोरोना के बाद ये अवेयरनेस ज़्यादा ही है मेंटल हेल्थ की, तो यस, क्योंकि तब ये ध्यान में आया कि बहुत सारी चीज़ें साइकोसोमेटिक हैं, एक्चुअल में है ही नहीं। ट्रू। दूसरा, हम जो सोचते हैं, हमारा जैसा हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारा जैसा कॉग्निशन है, उस तरह से हमारा बॉडी वर्क करता है, ये हमें तब पता चला। उस हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं और हमारा बॉडी भी रिएक्शन देता है, वो हमें तब पता चला। ड्यूरिंग कोरोना हमें ये पता चला है कि अगर डायबिटीज है तो वो मीठा खाने से नहीं होता, राइट? वो स्ट्रेस के कारण होता है, उसके बाद आप मीठा नहीं खा सकते। पर बहुत मीठा खाते हैं इसलिए डायबिटीज हुआ है, नहीं। तो सब कुछ यहाँ से हो रहा है। सब हम सोचते हैं, हम जो स्ट्रेस लेते हैं, हम जितना सब सप्रेस करते हैं, जितना हम इग्नोर करते हैं, उन सारी चीज़ों के कारण भी डिजीज होते हैं। ये हमें अब पता चला। सुबिजल, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपने जितने भी काउंसलिंग सेशंस लिए हैं, उसमें क्या प्रोसीजर होती है और क्या क्या आप इवोल्यूशन, या कौन से ऐसे केसेस है जो आपने बहुत कॉमनली देखे हैं अपनी काउंसलिंग के अंदर, और ऐसी मेंटल प्रॉब्लम्स जो आपने कॉमनली देखी हुई है अपने केसेस के अंदर? ओके, देखिए, जैसे काउंसलिंग हर एक को लगता है कि एक्चुअल सेशन में क्या होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था
तो जैसे हम कोरोना की बात कर रहे थे कि कोरोना से पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, तब सबको ऐसा लगता था कि तुमसे बात करने के पैसे कौन देगा तुम्हें, ट्रू क्या कर रही हो, राइट? ट्रू सो मैंने बोला नहीं, ये सिर्फ बात करना नहीं होता, इट इज़ नॉट ओनली टॉक। ये जब हम बात भी करते हैं तो हम वो थेरेपी की तरीके से बात करते हैं। यानी जब हम किसी क्लाइंट से पहली बार मिलते हैं, मैं उनको पेशेंट नहीं कहती। हमारे पास जो भी आते हैं, मैंने अपनी जो रिसेप्शन पे बैठते हैं उनको भी बाहर, ये क्लाइंट है, ये पेशेंट नहीं है। क्योंकि अगर जब आप पेशेंट लेबल लगाते हो ना, तो कोई भी नहीं चाहता कि मेंटल हेल्थ का मैं पेशेंट हूँ ऐसा लेबल मेरे ऊपर कि लगे। बीमार हूँ मैं हाँ, मेंटली, मेंटली वो एक बीमार हूँ। स्टिग्मा भी है हमारी Yes, सोसाइटी exactly, में, right? exactly. और अभी सबके दिमाग में ये होता ही है, और इसीलिए आप देखो कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट होंगे, वो अगर फीडबैक डाल रहे हैं तो उसमें कहीं पे भी फेसेस नहीं होंगे, हम्म क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हाँ मैं इनसे सेशन ले रहा हूँ ये किसी को भी एग्जैक्टली पता चले। कि मुझे लेबल लगे कि मैं मेंटली इल हाँ हूँ। हाँ, और अगर सेशन के लिए कोई आता है और किसी को पता चलता है ना, तो अभी भी स्टिग्मा तो है ही कि है। आपको ऐसा क्या हुआ है कि आपको मेंटल हेल्थ के सेशन लेने पड़ रहे हैं, आप काउंसलिंग करवा रहे हो ऐसा। यानी पर काउंसलिंग सिर्फ बात नहीं होती, वो हम लोग उसी तरह से बात करते हैं जैसे एक थेरेपिस्ट बात करते हैं, यानी वो थेरेपी चलती है सिर्फ, यानी उसको हम बोल सकते हैं टॉक नहीं, टॉक थेरेपी। साथ में बहुत सारी साइकोथेरेपीज भी होती है जो चलती है, अल्टरनेट थेरेपीज भी हम यूज़ करते हैं। यानी एक होलिस्टिक अप्रोच होता है, आप जिस सिचुएशन में हो या आपको जो प्रॉब्लम लग रहा है उसमें से आप बाहर निकलो। दूसरा, सबको लगता है कि अगर हम गए हैं सेशन में तो वहाँ से एडवाइजिंग होगा, ये कर लो वो कर लो वो कर लो। मैं एडवाइजिंग नहीं करती। हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं और सब लोग आते हैं तो उनको एडवाइजिंग भी चाहिए होता है। मैंने बोला देखो, 1 घंटा अगर मैंने आपको सुना है तो मैं आपको 1 घंटे में सारा पहचान लूँगी, ये नहीं होता। एग्जैक्टली आप अपने आप को ज़्यादा पहचानते हो, यानी व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू वो आपको पता ही है, सिर्फ आप वो ऊपर तक नहीं ला रहे हो। हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप वो फाइंड कर पाओ। आपको एक रास्ता दिख रहा है, हम आपको 4 रास्ते दिखाते हैं। चूज़ आपको करना है कि आपको किस पे चलना है। आप प्रॉब्लम में हो तो सही में वो प्रॉब्लम है कि नहीं, वो हम फाइंड करते हैं। अगर हाँ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। थ्रू थेरेपी हम आपको वो दिखाते हैं कि हाँ ये सॉल्यूशन है, और आप वो सॉल्यूशन कर नहीं पा रहे हो, यानी वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो, तो हम आपको मैनेज करना सिखाते हैं कि कैसे कर सकते हो, राइट? तो ये पूरी थेरेपी या काउंसलिंग जो भी कहो वो इस तरह से चलता है। सिर्फ एडवाइजिंग नहीं होता, सिर्फ बातें नहीं होती, और इसीलिए थेरेपी वर्क करती है और आपको अपने आप में वो चेंजेस पता चलते हैं। ज़्यादातर थॉट के साथ ही वर्क करते हैं, माइंड के साथ ही वर्क करते हैं, क्योंकि अगेन मेंटल हेल्थ माइंड के साथ वर्क करना है। और जैसे आपने पूछा कि ऐसा कोई केस के जो अभी कॉमन है, देखिए हर एक एज के मैं क्लाइंट्स देखती हूँ, हर एक एज के लोग मेरे पास आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर टीनेजर की बात करें, वो आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप के अभी होते हैं। ओके आप सोचो, 8th-9th स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं जिनको रिलेशनशिप, और बोलते हैं ब्रेकअप हुआ है। और ये मैं पर्टिकुलर स्कूल्स के नाम नहीं ले रही हूँ, पर 2 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे ये सारा चलता है, और अगर ब्रेकअप हुआ है तो वो बोलते हैं कि बीजल आंटी के पास जाते हैं, ओके हो जाएगा। ओके 2 सेशन ले लेते हैं, हो जाएगा। बट मुझे एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी 8th-9th स्टैंडर्ड में जैसे लाइक यू नो आवर जनरेशन वाज सच कि हमें पढ़ाई पे फोकस होना था, कि रिलेशनशिप की एक एज होती है। सो अभी क्यों 8-9 इयर्स के लोगों को लगता है कि उनको रिलेशनशिप की जरूरत है? क्योंकि हमें शायद वो जरूरत तब महसूस नहीं हो रही थी, और अब की जनरेशन को वो जरूरत क्यों महसूस हो रही है पार्टनर की इन सच अ अर्ली एज? क्योंकि अवेयरनेस, ओके हम जब थे तब हमें उतना एक्सपोजर नहीं इस चीज़ की, और उतना एक्सपोजर नहीं था हमारा, हमें ये सारी चीज़ें उस टाइम पे पता ही नहीं थी। अब उनके पास सोशल मीडिया है, वो एक्सेस कर सकते हैं सारी चीज़ें, तो वो देखते हैं तो क्यूरियोसिटी आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर रील्स देखते हैं, तो अभी रील्स में भी वो दिखाते हैं कि अटैचमेंट होता है, प्यार होता है, लव होता है, आप उस एक दूसरे के लिए हैं, आप एक दूसरे के लिए खड़े हैं, ये सारी चीज़ें। और वो देख के कंटिन्यूअसली वही देख रहे हैं। एक जन कर रहा है, दूसरा कर रहा है, फिर जो 2-3 जन कर रहे हैं, अगर मैं नहीं कर रही हूँ, वो बच्चे कहते हैं, तो हमें फोमो फील होता है। अच्छा इट्स अ सो हाँ, मेरी भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना चाहिए। अच्छा, मुझे कोई बुला नहीं रहा है, फिर सबको ऐसा लगता है। और इसलिए भी ये जो आप बोल रहे हैं कि हाँ, सबको फील होता है कि होना चाहिए बॉयफ्रेंड, होनी चाहिए गर्लफ्रेंड।
कॉन्ट्रडिक्शन टू दैट, द मिलेनियल जनरेशन जो हमारी जनरेशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस एंड पीपल आर नाउ स्टेइंग लोनली. शायद वो बच्चे भी रिफ्यूज़ कर रहे, दे डोंट वांट टू हैव किड्स ऑल्सो, जो हमारी जनरेशन से शुरुआत हुई है. वैसा क्यों हो रहा है? क्यों ये जनरेशन अभी एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में नहीं, उसको रिजेक्ट कर रही है, गई है तो वो वहाँ से बाहर निकल रही है, और यंगर जनरेशन इतनी अर्ली एज में रिलेशनशिप में जाना, ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे बन रहा है? अगेन जैसे आपको दिखाया जाता है, आप जिस चीज़ में रह रहे हो वो आप एडप्ट करते जा रहे हो. दूसरा इंडिपेंडेंसी, क्योंकि हमारी जनरेशन में हम इंडिपेंडेंट थे पर उतने नहीं. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पर भी एक बहुत पावरफुल टूल है. आपको अकेले रहना है तो भी आपको एक सिक्योरिटी उससे मिलती है. तो जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आपको लगता है कि हाँ, मुझ में वो पावर है कि मैं अकेले भी सर्वाइव कर सकती हूँ. और इसी कारण कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं. फिर क्योंकि सामने वाले के बरोबर हम हैं, एक लेवल पे हम हैं, तो लगता है कि दोनों को ही एक दूसरे का देखना चाहिए. पर मेल में अगर अभी हमारी सोसाइटी देखे तो वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी ही है. एग्जैक्टली. राइट. तो वो लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग वहां पे हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि नहीं, हम इक्वल हैं. जितना मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ आपको भी उतना सेम वे में कंट्रीब्यूट करना है हर एक चीज में, क्योंकि फाइनेंशियली मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ. जो आपका पहले वो सिर्फ मेल का वो रहता था. ट्रू. तो आपको ये लग रहा है कि फीमेल्स इंडिपेंडेंट और ज्यादा सक्षम हो रही है, बट शायद मेल्स को उन फीमेल्स के साथ कैसे रहना है वो नहीं पता है? एग्जैक्टली. आपको ये लग रहा है इसकी वजह से ये डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि वो उस तरह से उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. उनको अभी भी उनसे वही चाहिए जो पहले उनकी मम्मा को दे रहे थे, चाहिए. हाँ. अपने पापा को दे रहे थे. तो उनको वही चाहिए कि वैसा ही मुझे चाहिए. कहीं पे ऐसी अवेयरनेस है तो हो जाता है बैलेंस, समझ जाते हैं दोनों. और दूसरी चीज, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेल ही नहीं समझते. कभी कभी जैसे हमारे पास बहुत सारी पावर आती है ना, तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते. हमें पता नहीं है कि उसको कैसे चैनलाइज करना है, उसको कैसे हैंडल करना है. तो फीमेल के पास जब इतनी सारी पावर आई है तो वो पावर को वो चैनलाइज या हैंडल नहीं कर पा रही है. दैट इज वाई भी ये प्रॉब्लम हो रहा है. ओके. क्योंकि आप वो अंडरस्टैंडिंग आप नहीं डेवलप कर रहे हो, तो यस प्रॉब्लम होगी. आप अलग तरीके से उसको देख रहे हो तो प्रॉब्लम होगी. ठीक है, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपकी एक अलग जगह है, आप इक्वल हो, पर फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यूनिवर्स ने दो अलग चीजें तो बनाई है. बायोलॉजिकली हम कितने डिफरेंट हैं. ट्रू. राइट. तो सेम साइकोलॉजिकली भी हम लोग डिफरेंट है. एग्जैक्टली. पर वो डिफरेंस जो है उसको आप समझ नहीं रहे हो, वो अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप नहीं कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है. बट यहाँ पे एक मेल सोसाइटी का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, जो आवर जनरेशन, मिलेनियल्स जनरेशन जो गुजर रही है, मैं खुद इस स्टिग्मा से गुजरी हूँ कि वहाँ पे एक फीमेल से एक्सपेक्ट हो रहा है कि फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करे और फाइनेंशियली सुपीरियर हो, बट जो डेली कोर्स होते हैं या फिर जो डेली उनकी लाइफ होती है और सोशल जो लाइफ होती है, उसमें उनको एक डाउन साइज करके, या जैसे जो प्रीवियसली जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट औरतें नहीं थी उनसे जो रोल की उम्मीद की जाती थी, वही रोल की उम्मीद उनसे वहां पे की जाती है. एक तरफ फाइनेंशियल प्रेशर भी डाला जा रहा है उनपे कि आप कंट्रीब्यूट करो और कमाओ, दैट इज फाइन विथ अस, बट रहो उस तरीके से जैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो. ये कहाँ तक, बिकॉज ये बहुत मेजर इश्यू देखा है, मैं खुद भी इस चीज से गुजरी हुई हूँ, तो ये कहाँ तक आपको लग रहा है कि ये सोसाइटी का प्रेशर सही है फीमेल्स पे? नहीं, देखिए, ये प्रेशर कई कई जगह पे है. कुछ जगह पे मैंने देखा है कि देखिए, जब प्रेशर हम पे है, राइट, तो हैंडल हमें ही करना है. जितने भी लोग मेरे पास आते हैं मैं सबको यही कहती हूँ, सामने वाला चेंज नहीं होगा, चेंज हमें होना है. पर अगर हम पूरे चेंज हो गए तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं अगर अपने नेचर के विरुद्ध कुछ कर रही हूँ तो वो मेरा कॉन्शियस मुझे करने ही नहीं देगा. राइट. सो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत स्मार्टली और टैक्टफुली सारी चीजें अप्रोच करनी चाहिए और सारी चीजों का हैंडल भी टैक्टफुली करना चाहिए. Okay. और ये मैं हर एक से बात करती हूँ जिनके घर पे ये प्रॉब्लम है कि भाई आप कमा के लेके आ रहे हो, फिर भी आप तो बहू हो. Exactly. आप फीमेल हो घर की, आपको घर के काम भी कर रहे हैं. हाँ, तो घर हैंडल आपको ही करना है. Exactly. राइट. बाहर जाके कुछ भी करके आओ,
घर में हैंडल सब कुछ आपको ही करना है, आपको ही देखना है। हम्म। उस टाइम पे बहुत पेशेंटली हमें बहुत स्मार्ट और टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए, और हो जाता है। पर हाँ, आप एक रिबेलियस स्टाइल से वो कुछ करने जाओगे, नहीं होगा, ओके। कभी नहीं होगा। तो हम अगर बाहर निकल के काम कर सकते हैं, हम ऑफिस में उस जगह पे बैठे हैं जहाँ पे अपने नीचे के सारे लोगों को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से बिजनेस चला रहे हैं, तो हमारे पास वो एबिलिटी भी होनी चाहिए कि घर भी उस तरह से चलाए। फिर उसको घर को और बिजनेस को डिफरेंट मत रखो, क्योंकि घर वालों को भी उसी एम्प्लॉय की तरह देख लो, और उसको कैसे हैंडल करते हो आप उसको भी करो हैंडल। सो आपको लगता है कि अगर इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर एक फीमेल गुजर रही है तो उनकी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा असर पड़ रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ ज्यादा वरीसम सिचुएशन में है कंपेयर टू मेल मेंटल हेल्थ? यस डेफिनेटली, क्योंकि देखिए, एक ये सारी सिचुएशन हमारे साथ हो रही है, तो हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं और हमारे सामने कुछ आता है, एक ये तो चल ही रहा है। दूसरा, हमारा पूरा बॉडी मोस्टली हॉर्मोन्स पे चलता है, एग्जैक्टली। और हॉर्मोन्स अप एंड डाउन हर महीने होते हैं, राइट? और ये जब हॉर्मोन्स अप डाउन चल रहा है, उस टाइम पे अगर कुछ ऐसा ट्रिगर हो रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ेगा ही, और वो सारी चीजें अपनी मेंटल हेल्थ पे और अपनी फिजिकल दोनों हेल्थ पे असर करेंगी। पर एज हम पहले से ये सीखते सीखते आए हैं कि हमारी हेल्थ को हम उतना प्रायोरिटी नहीं देना है हमें। वो भी एक पॉइंट है। आप दूसरे की हेल्थ है, कोई और कुछ प्रॉब्लम में है तो आप हेल्प कर दो, अपनी हेल्थ चल जाता है, बहुत सिर दर्द कर रहा है, वो पूरा दुपट्टा बांध लिया, हो जाएगा, चाय पी ली, हो जाएगा, किसी से बात कर लिया, हो जाएगा, अरे वो तो होता रहता है, पैर दुख रहा है, खड़े नहीं रह पा रहे, नहीं ऑफिस तो जाना ही है, घर का काम तो करना ही है। तो हम कभी अपनी एक किसी भी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। अगर हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहे तो मेंटल हेल्थ पे तो कैसे देंगे? उसको तो हम प्रायोरिटी में गिनते ही नहीं है, और हम नहीं गिनते इसलिए और कोई नहीं गिनता है। ट्रू। सबको लगता है कि ये तो कर ही देगी, और मैंने बहुत सारे केसेस में ये भी देखा है कि घर वाले मैनिपुलेशन करते हैं, किस तरह से वो आपको बोलते हैं यू आर अ सुपर वुमन। आई वॉज कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली कि वुमेन की स्ट्रगल को ग्लोरीफाई किया जाता है कि आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो ना, आप बहुत महान हो, आप जितना सह रहे हो आप बहुत महान हो। वहाँ पे कंपेयर टू मैन, जहाँ पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी का ये आता है कि मैन अगर स्ट्रगल कर रहा है ही नीड्स हेल्प, उनको सपोर्ट चाहिए, बट वुमन अगर स्ट्रगल कर रही है तो उसको सिर्फ महान बोल के बिठा दिया जाता है, और अगर वो रिफ्यूज कर रही है कि आई डोंट वांट दिस स्ट्रगल तो उसको रिबेल बोला जाता है। एग्जैक्टली। ये क्यों हो रहा है? देखिए, अगेन ये हम ही अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ओके। जब कोई आता है मेरे साथ बात करता है और मैं इसको बोलती हूँ ना कि हाँ, हेल्प लेने में क्या प्रॉब्लम है, तो बोलती है, फिर मेरे घर वाले बोलते हैं कि ये तो घर में कुछ करती ही नहीं है, तो मैं क्यों हेल्प लूँ? मैं कर सकती हूँ। मैं क्यों कर सकते हो? क्योंकि आप बाहर निकल रहे हो, आप इतना बाहर काम करके आते हो, तो ऑब्वियसली आप घर का नहीं कर सकते, और ये आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? आपके घर वाले बाहर जाके ऐसा बोलते हैं अगर कि ये घर पे कुछ नहीं करती है, तो बोलो हाँ, क्योंकि मैं बाहर जाके काम करती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं घर का नहीं कर पाऊंगी। ट्रू। पर आप हैंडल करो कि घर का काम हो जाए। आप ये बोलो कि घर के काम की आप फिक्र मत करो, वो मैं करवा लूंगी, हो जाएगा, मैनेज कर लो आप। पर आप क्यों ऐसा कहते हो कि मैं ही करूंगी? क्योंकि घर वाले भी उस तरह से बोलते हैं। जैसे अगर कुक रखना है तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आपके हाथ में इतना स्वाद है, आपके हाथ का खाना ही अच्छा लगता है, अगर आप नहीं बनाते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता खाना, वाह क्या स्वाद बनाते हो। ऐसा ऐसा करके मैनिपुलेट कर करके वो उस बेचारी को इतना कर देंगे कि नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊंगी, भले ही कितना भी थक के आए हैं, राइट? पर हम इमोशनल है, जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजिकली हम इतने डिफरेंट है, तो इमोशनलिटी और ये सारी चीजों में भी हम डिफरेंट है। हमारी सोचने, हम जिस तरह से सोचते हैं ज्यादा दिल से सोचते हैं, और ऐसा एलिमेंट है हमारे अंदर, ऐसे हॉर्मोन्स हैं हमारे अंदर जिससे फीमेल ज्यादा इमोशनल होती है, और उस इमोशंस को वो वीकनेस बनाती है, रादर उसको स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। मोस्टली हमारे इमोशंस को हम वीकनेस बना लेते हैं, और इसी वीकनेस को सामने वाले लोग यूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ट्रू। सो आपको लगता है कि जब अगर फीमेल्स अपने आप को जब डिफेंड करती है या फिर बताती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मुझे इस चीज से दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड सोसाइटी यूज करती है, वुमन कार्ड। क्या वुमन कार्ड प्ले कर रहे हो? मतलब
जहाँ पे सोसाइटी को लगता है कि यहाँ पे इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उतने लेबल्स वुमन के लिए क्रिएट करे गए। अगर वो बताती है प्रॉब्लम है, यू आर प्लेइंग अ वुमन कार्ड। अगर स्ट्रांग दिखाती हो, तुम सब कर सकती हो, ऐसे करके मैनिपुलेट किया जाता है हर चीज में। तो यहाँ पे वुमन कैसे डील करे, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है हमारे लिए जहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस दे। पर हमें एक्सेप्टेंस चाहिए क्यों? मुझे पता है मैं क्या हूं, मुझे किसी और के पास से वो एक्सेप्टेंस क्यों चाहिए? मेरी आइडेंटिटी जो है वो मैंने बनाई है, प्लस मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने हर एक चीज से, प्लस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जो मैं कर रही हूँ, रॉन्ग नहीं कर रही हूँ कुछ। अगर गलत नहीं कर रही हूँ तो मुझे वो लेबल सामने वाले से क्यों चाहिए कि भाई हाँ यू आर राइट। यू नो, वैलिडेशन जब हमें किसी और के पास से चाहिए होता है तभी हम प्रॉब्लम में आते हैं। और वो वैलिडेशन वाई क्यों चाहिए? जितने वैलिडेशन आप सीख करोगे उतने आपको लेबल्स मिलेंगे। राइट। तो कॉन्फिडेंट हो जाओ। एक बार जब सामने वाले को पता है कि हाँ शी इज इनफ कॉन्फिडेंट और उसको वो चीज की कोई परवाह नहीं है, कोई आपको लेबल नहीं करेगा। और जो लेबल अगर कर रहे हैं, अगर वो सही लेबलिंग है तो उसको एक्सेप्ट भी करो। जैसे मैंने बोला कि अगर बोल रहे हैं कि आप काम नहीं कर पा रहे हो तो हाँ ये मेरे लिमिटेशंस है, नहीं कर सकते, बोलो, एक्सेप्ट करो। क्योंकि मैं बाहर करती हूँ तो घर का नहीं हो सकता। या फिर अगर जब आप घर पे करते हो, बहुत सारी हाउसवाइफ्स है, फिर उनको लगता है हम बाहर जाके कुछ काम नहीं कर रहे। अरे आप घर पे कितना अच्छा कर रहे हो। जब आप घर पे इतना अच्छा कर रहे हो तभी आपके बेटे, आपके हस्बैंड, आपके घर वाले बाहर जाके इतना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप घर पे उसको फिक्र नहीं होती है कुछ करने की। जो भी चीज आप कर रहे हो उसको उस तरह से एक्सेप्ट करो। वाई क्यों उसको आपके बियॉन्ड जाके उस चीज के बियॉन्ड जाके आपको किसी के पास से वो वैलिडेशन चाहिए? यहाँ क्यों आप कंपेयर करते हो अपने आप को किसी और के साथ? अभी आप देखोगे बिजल की इनफर्टिलिटी के केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं वुमेन के अंदर। तो इनफर्टिलिटी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है मेंटल हेल्थ के साथ? हाँ है। देखिए, बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ यहाँ से हो रहा है। राइट। आप जितना स्ट्रेस कैरी करते हो, जितना फ्रस्ट्रेशन आप लेके चलते हो, डे टू डे जितनी एंजाइटी आपके अंदर चलती रहती है जिसको आप डील नहीं कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं जाके आपको फिजिकल हेल्थ पे दिखेगा। ओके। राइट। तो डेफिनेटली ये जो आईवीएफ इतने सारे चल रहे हैं यहाँ, आप कोई भी एज के अभी देख लो जो मैरिज हुए हैं, तो आफ्टर 2 years उनको लगता ही है कि यार इनफर्टिलिटी है, हमें ये करना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अपनी एक मेंटल हेल्थ है, प्लस साथ में जो कनेक्शंस दोनों के बीच होना चाहिए, स्पाउस के बीच जो कनेक्शंस होने चाहिए, जो इंटीमेसी होनी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं नहीं होती है। ओके। और उसके बहुत सारे रीजंस है उसके, पर वो भी नहीं होती है, उसकी वजह से भी आपको ये फील होता है। क्योंकि हर हर प्रोसेस, हर चीज कहीं ना कहीं अंदर से क्रिएट होती है। और अगर अंदर से परफेक्ट क्रिएशन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर वहां पे जो ब्लॉक आ रहा है तो हो रहा है प्रॉब्लम। और बहुत सारे कपल्स चाइल्डलेस रहना पसंद कर रहे हैं। इसका रीजन क्या? बिकॉज चाइल्ड इज एन अल्टीमेट हैप्पीनेस, एक अगर आप पर्सनल तौर पे देखें तो। और ह्यूमन इवोल्यूशन का भी ये रूल है कि टू गुड पीपल मीट each other and they produce a child which can create a next generation. आज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, बट इसमें यंग पीपल आर वेरी लेस। इवन द चाइल्ड बर्थ रेशियो इंडिया में अभी बहुत कम हो चुका है। सो व्हाट इज द रीजन दैट people are consciously choosing not to have a kid? देखिए, कोई भी सिचुएशन है, हमारा माइंड हमेशा आइदर फाइट मोड में रहता है या फ्लाइट मोड में रहता है। राइट। ट्रू। अब फाइट और फ्लाइट इतना सारा चल रहा है कि चाइल्ड की जब बात आती है ना तो वो फ्लाइट करना ही चाहते हैं अभी। वाई? हर एक को लगता है कि एक बार बेबी हुआ, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके ऊपर। ट्रू। राइट नाउ जो सिचुएशन है उसमें हम अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा रहे हैं। हमें हमेशा किसी न किसी के पास से कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होती है। जब मैं अपना नहीं कर पा रही हूँ, हम दोनों का नहीं कर पा रही हूँ, तो थर्ड कैसे होगा? और जितना जो बच्चों को अभी अभी हम देख रहे हैं, जो यंग कपल्स हैं, वो अभी की जो जनरेशन आ रही है, ये जेन जी के बाद की भी अल्फा की, आप उन बच्चों को देखो तो वो ज्यादा हाइपर एक्टिव है। यस। राइट।
इनको देख के भी उनको लगता है कि नहीं, अगर इस तरह से है तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। प्लस इतने सारे चैलेंजेस लाइफ में भी होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली उस जगह पे पहुंचना है जहाँ पे अभी हम नहीं है। वहां पे पहुंचने के लिए दोनों का काम करना है, वहां पे पहुंचने के लिए दोनों को स्ट्रगल करनी है। बहुत सारी चीजें चाहिए। अभी घर 1 BHK 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, 2 कार चाहिए, एक ये चाहिए, आउट मीन्स इंडिया के बाहर टूर्स करनी है, यहाँ घूमना है, पूरा वर्ल्ड देखना है, बहुत सारे बकेट लिस्ट है। यानी पहले बोलते थे ना बकेट लिस्ट इतना होता है, अब इतना है, यानी बकेट से बाहर भी लिस्ट ही लिस्ट है। तो जब इतने सारे लिस्ट हम लेके बैठे हैं, तब उस लिस्ट में अगर एक चाइल्ड आ गया तो ये सारे लिस्ट ऊपर नीचे हो जाएंगे। ओके, क्योंकि वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इसलिए दे फील कि नहीं, अकेले ठीक है, नहीं चाहिए, हो जाएगा। और दूसरा, विजन जो पहले के लोग थे उनके विजन्स आगे के होते थे बहुत। आप कुछ भी कर रहे हो तो आप बाद का भी सोचते थे। अभी वो विजन बहुत शॉर्ट हो गए हैं, आगे तक का कुछ सोचते ही नहीं है, थोड़े से विजन में ही उनको चल जाता है। कल का देखो, एक वीक का देखो, एक मंथ का देखो, बहुत हो गया, बाद का बाद में देखेंगे, जो आएगा वो हैंडल करेंगे। आपको लगता है कि मिलेनियल्स की प्रीवियस जनरेशन जो है, जो उनके पेरेंट्स थे, बूमर्स, उनका कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है मिलेनियल्स को ऐसे मेंटालिटी देने के लिए कि उन्होंने शायद उनको इन्फ्लुएंस किया है कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, नॉट टू हैव किड्स, या दे वेर फेसिंग देयर ओन इश्यूज जिनको थोपा गया है मिलेनियल्स के ऊपर, और इस वजह से ये पूरी जनरेशन, बिकॉज मैं अपने जितने भी दोस्तों के साथ मिली हूँ जो सिंगल्स है या जो ये सारी प्रॉब्लम से गुजरे, वहाँ कहीं ना कहीं उनके पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनके पेरेंटिंग को इन वन वे दे आर ब्लेमिंग देयर पेरेंट्स कि ये थॉट प्रोसेस हमने अपने पेरेंट्स से अडेप्ट किए, या वी आर नॉट सेटिस्फाइड how our parenting has been done, or whatever emotional connection we needed we haven't got from our parents. So वहाँ पे वो जनरेशन ने इन्फ्लुएंस किया है मिलेनियल्स को ऐसा बनने के लिए। देखिए, आप कोई भी जनरेशन ले, उस हर एक जनरेशन को अपने आगे की जनरेशन से प्रॉब्लम होगा ही। हाँ, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है, जो हमने सीखा है वो बहुत एडवांस है हमारे मम्मी पापा ने जो सीखा है उससे। एग्जैक्टली हमारे मम्मी पापा के पास भी जो था वो बहुत एडवांस था हमारे उससे, उनके मम्मी पापा से, राइट? ट्रू। और अभी हमारे बच्चे जो सीख रहे हैं या देख रहे हैं तो उनको हम आउटडेटेड लग रहे हैं। दो हम लोग बहुत अवेयर हैं हर एक चीज से, फिर भी तो ये हर एक जनरेशन को अपनी अगली जनरेशन से वो प्रॉब्लम रहता ही है। ओके, राइट? उस टाइम पे जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने कहा, वो उनकी तरीके से एकदम राइट था। ये वो 6-9 वाला रूल है। आपके लिए 6 है, मेरे लिए 9 ले, पर दोनों करेक्ट है। तो उस टाइम पे वो करेक्ट थे, जो उनको सही लगा और उस टाइम पे जो चल रहा था उस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया। बिलीफ्स भी वही सारी दी जो तब करेक्ट थी उस टाइम पे। ओके, राइट? उसी बिलीफ्स के साथ बड़ा किया। पर जब हम बड़े हुए तब तक ये सारी चीजें चेंज हो चुकी थी। तो अब हमें लगता है कि वो बिलीफ्स आउटडेटेड थी, वो जो उन्होंने पेरेंटिंग किया वो ठीक नहीं था, तब इमोशनली उस तरह से कनेक्ट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाए। उनको वो नहीं लगता था तब। तो कैसे इस सिचुएशन से डील करें, बिकॉज बहुत ज्यादातर हम ट्रॉमास देखते हैं ना हमारे चाइल्डहुड से कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उसमें हमने बहुत सारी चीजें ऐसी सच मान ली होती है, या हमने अपने इवोल्यूशन किया, हमने खुद रियलाइज किया होता है कि ये सही है, शायद वो सही नहीं था। तो उस ट्रॉमा पे कैसे काम कर सकते हैं? एग्जैक्टली, देखिए, किसी भी चीज से अगर हमें काम करना है, ट्रॉमा है या कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम का, उस ट्रॉमा का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब कोई भी चीज़ एक बार एक्सेप्ट कर लो, फिर आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ को पहले आप एक्सेप्ट करो कि ठीक है, छोटे थे ये प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए अभी ये प्रॉब्लम हुआ है, नाउ व्हाट। उसके एक पूरी हम लोग वो थेरेपी भी करवाते हैं। आप जर्नलिंग करो उसके ऊपर, आप मेडिटेशन करो उसके साथ, आप हिप्नोथेरेपी करो उसके साथ, या उस चीज के ऊपर पूरा वर्क करो, बैठो उस चीज के साथ। डेफिनेटली एक बार टोटल एक्सेप्टेंस आ गया, टोटल क्लियर हो गया, फिर आपको बॉदर नहीं करेगी चीजें। दूसरा, हम क्या करते हैं ना, अपनी जो वीकनेस है ना उसको उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। मुझे नहीं करना है पर मैं क्या करूंगी, तो ब्लेम कर देते हैं। तो जब आप अवेयर होते हो, एक्सेप्ट करते हो ना, तो ये ब्लेम गेम खत्म हो जाता है। तो आपका हाफ तो 50% आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा, कोई भी चीज।
ज्यादातर जो लोग आते हैं ना उनको मैं यही बोलती हूँ, पहले एक्सेप्ट तो करो, उसमें ही 3 सेशन लग जाते हैं एक्सेप्ट करवाने में ही। एक्सेप्ट कर लो, 50% खत्म, बाकी का 50% माइंड फटाफट वर्क करेगा, क्योंकि यार आप इस जनरेशन के हो, आपको सब पता है और आपका माइंड पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। True. Vijal, thank you so much. That was my 1 hour with you. And I would like to conclude this session with a rapid fire questions. So Okay. you can quickly say whatever comes into your mind after my question. Okay. So that will be very honest answers. Mostly my guests give in a rapid fire, right? So my first question to you is, ज़्यादा dangerous क्या है, गुस्सा या ego? गुस्सा। रोड रेज एक चॉइस है या लॉस ऑफ कंट्रोल? लॉस ऑफ कंट्रोल, डेफिनेटली। क्या इंडिया को बेटर ड्राइवर्स चाहिए या बेटर ह्यूमंस चाहिए? बेटर ह्यूमंस, क्योंकि वही ड्राइवर्स हैं। स्ट्रिक्ट फाइन्स या बेटर अवेयरनेस? बेटर अवेयरनेस। बेटर रोड्स या बेटर माइंडसेट, क्या ज्यादा जरूरी है? बेटर माइंडसेट। क्या एंगर टेम्पररी होता है या पर्सनालिटी ट्रेट होता है? पर्सनालिटी ट्रेट। क्या पनिशमेंट से बिहेवियर चेंजेस होते हैं? नो। क्या लोग सुधरना चाहते हैं या बस बचना चाहते हैं? अभी तो बचना। क्या ड्राइविंग बिहेवियर इंसान की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है? डेफिनेटली। लास्ट वन, रोड रेज मेंटल हेल्थ इश्यू या डिसिप्लिन इश्यू? मेंटल हेल्थ, टोटली। Thank you so much, Bijal, for coming and giving such a beautiful knowledge. I am so enlightened and I feel so positive after having you. आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपको मैम का सेशन कैसा लगा। मैम की पूरी डिटेल्स, उनके क्लिनिक की डिटेल्स, उनके थेरेपी सेशंस की डिटेल्स हम पॉडकास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट बिजल मैम फॉर द सेम। आपको भी कोई मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ है, आपको भी चाहिए काउंसलिंग, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मेंटल हेल्थ इश्यू आज के टाइम में बहुत ही रियल इशू है, प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि मैं अपनी पोस्ट में भी बहुत ज़्यादा जो वायरल जाती है वहाँ पे देखती हूँ कि लोग आउट ऑफ सबकॉन्शियसली दे आर इन एंग्री वे दे आर रिप्लाइंग रादर देन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। तो आप जहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, वहाँ पे आप रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हो। सो आपको लगता है कि अगर आप अपनी रियलिटी से दूर जा रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने काउंसलिंग नहीं करवाया है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिवली मैनिफेस्ट हो सकती है, जो शायद रोड एक्सीडेंट्स, रोड रेजेस, पार्किंग की चीज़ों पे मर्डर्स जैसी चीज़ों में कन्वर्ट हो सकती है। सो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। और आप हमें बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपको अगर हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो हम इतने ही अच्छे एपिसोड्स आपके लिए ला सकते हैं आगे और भी। और आपको क्या लगता है और कौन से इश्यूज़ पे आपको और पॉडकास्ट चाहिए, आप ये भी मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू, दिस इज़ हीरल, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। थैंक यू।